हेलो बच्चों, अविनाश जी कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि उस दिन हम बताए थे कि एक वीडियो हमारा और आएगा, जो कि संपूर्ण केमिस्ट्री के विषय में रहेगा, जो कि केवल इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम एक एक पार्ट में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उनको जानेंगे, और केवल हम यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे, आपको आंसर खुद से लिखना है, और जो नहीं आएगा उसका आंसर भी हम बताएंगे। तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, लिखते हैं, जानते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले चलते हैं, लेते हैं बिलियन। बिलियन पार्ट से सॉल्यूशन, बिलियन से देख लेते हैं बिलियन से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, बिलियन से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा बिलियन का, पहला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक नॉर्मलता को पढ़ लीजिएगा आप। नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता, नॉर्मलता के बाद मोलरता, नॉर्मलता के बाद मोलरता, मोलरता के बाद आप पढ़िएगा मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश के बाद पढ़िएगा पीपीएम, पीपीएम, जिसका पूर्ण रूप होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसको आप पढ़िएगा। और उसके बाद इस पार्ट से इंपॉर्टेंट होता है हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड में आ सकता है। जैसा कि पिछले वर्ष इन सब में संबंध पूछा था, मोलरता, नॉर्मलता, मोल अंश में, तो इस बार भी आने की संभावना है, ठीक है। तो नॉर्मलता हुआ, मोलरता हुआ, मोल अंश हुआ, पीपीएम हुआ, हेनरी का नियम हुआ, हेनरी का नियम हुआ, उसके बाद राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम और उनकी सीमाएं, और उनकी सीमाएं, राउल्ट का नियम और उनकी सीमाएं। अगला है अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अणुसंख्य गुणधर्म एवं उदाहरण। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अणुसंख्य गुणधर्म एवं उनके उदाहरण। आगे जानेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसे आप पढ़कर जाइएगा। मोलल अवनमन स्थिरांक के बाद है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये भी एक दो नंबर में आ सकता है, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली के बाद क्वथनांक का उन्नयन, मूल और मूललता में संबंध, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में संबंध, और
मोललता में संबंध। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में संबंध। अगला टॉपिक है परासरण दाब। परासरण दाब, परासरण दाब और उनके उदाहरण। परासरण दाब और उदाहरण, इसको आप पढ़कर जाइएगा, परासरण दाब और उनके उदाहरण। और इस पर सवाल बच्चों सवाल लगा कर जाइएगा, सवाल ही आएंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल इस पर लगा कर जाइएगा। जितनी सवाल क्लास में बताया गया है पूरी की पूरी सवाल लगा कर जाइएगा, आपको पक्का देखने को मिलेगा, एक सवाल तो पक्का ही मिलेगी देखने को परासरण दाब पर, परासरण दाब और उनके उदाहरण और सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिलोम परासरण दाब, इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रतिलोम परासरण दाब, प्रतिलोम परासरण दाब और उदाहरण, इसको बच्चों पढ़कर जाइएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन, अल्पपरासारी विलयन, अल्पपरासारी विलयन, अल्पपरासारी विलयन, अल्पपरासारी विलयन, अतिपरासारी विलयन, अतिपरासारी विलयन। बच्चों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है विलेयता और उनको प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता और उनको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, जहां तक मेरा विचार है ये आ सकता है क्वेश्चन, तो इस पर भी हम इम्पोर्टेंट दे सकते हैं। मेरा जहां तक विचार है कि विलेयता और उनको प्रभावित करने वाले कारक आ सकता है। ठीक है, आगे जानेंगे बच्चों। आगे क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। अगला टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, अब इसके लिए ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक जो भी है इसको आप पढ़िएगा, जरूर पढ़कर जाइएगा, इसकी के अंदर ही आएगा वो भी क्वथनांक में उन्नयन। आगे है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अगला है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन हो गया है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अगला है हिमांक, हिमांक में अवनमन, अवनमन। बच्चों इन पर जो सवाल आएगी उसको भी पढ़ कर जाइएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इतना नोट डाउन कर लीजिए। आपको इसमें से इतनी हेडिंगों में से लगभग 3 या 4 हेडिंग देखने को मिलेंगी, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका 7 तारीख को एग्जाम है केमिस्ट्री का, उसमें सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको जरूर बहुतायत रूप में देखने को मिलेंगे।
तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों और जानेंगे इन पर सवालें कैसे लगानी है हमको। यानी कुछ सवालें जो हमको लगता है कि पेपर में आ सकती हैं, उन सवालों को हम लेकर आए हैं, जानेंगे उन सवालों को। तो मिटाते हैं इसको, पहले इरेज करते हैं। चलिए बच्चों सवाल देखते हैं जो कि इस पार्ट से जो इम्पोर्टेंट सवाल आ सकती है, संभावित जो है, हम उस पर चर्चा करते हैं। पहली सवाल है कि सवाल बिलियन से जो सवाल आएगी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट, जो हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, उस सवाल के विषय में जानते हैं हम। पहली सवाल जो है कह रहा है कि चीनी के सिरे, चीनी के सिरे, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में, 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी है, चीनी के सिरे की, चीनी के सिरे की मोललता की गणना कीजिए। चीनी के सिरे की मोललता की गणना कीजिए। तो ये हमको लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप लगाकर परीक्षा हॉल में जरूर जाइएगा, किसी न किसी सेट में जरूर हमें लगता है कि देखने को मिलेगा जरूर। दूसरी सवाल है भारानुसार, भारानुसार 25%, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन, ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तीसरी सवाल देखते हैं बच्चों। तीसरी सवाल H2SO4 का एक नमूना, H2SO4 का एक नमूना 94% WYV है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता, इस विलयन की मोललता, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। आगे जानते हैं बच्चों चौथी सवाल। चौथी सवाल है 293 केल्विन पर
जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब 17.53 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को, यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो 293 केल्विन पर बिलियन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। बच्चों ये इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें से 2 सवालें और हैं, 2 सवालें को और कराएंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि हमें लगता है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं बच्चों 5वीं सवाल क्या है। 5 नंबर पर देखते हैं 5वीं सवाल। 5वीं सवाल कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। उन्नयन की गणना कीजिए जबकि जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस रूल पर लगभग एक सवाल आएगी, चाहे क्वथनांक का उन्नयन या हिमांक का उन्नमन, जरूर आपको देखने को मिलेगी। लगा कर जाइएगा सवाल। 6ठवीं सवाल देखते हैं। 6ठवीं सवाल क्या है, जो कि लास्ट सवाल है बिलियन से। लिखा है चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार बिलियन का हिमांक 271 केल्विन है।
271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में ग्लूकोज के जल में बने 5% बिलियन के हिमांक की गणना कीजिए। हिमांक की गणना कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा, ये परीक्षा में आ सकती है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी वैद्युत रसायन की ओर। वैद्युत रसायन के इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे, फिर आगे इसी तरीके से बलगतकी के विषय में जानेंगे, फिर आगे DF ब्लॉक तत्व जानेंगे, और उसके बाद उपसंयोजन यौगिक के विषय में जानेंगे, फिर उसके बाद सेकंड केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक छूट गया था उसके विषय में जानेंगे। तो नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगला पार्ट लेते हैं बच्चों, वैद्युत रसायन। इम्पोर्टेंट, इसमें कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहला पॉइंट है चालकता। दूसरा पॉइंट है विशिष्ट चालकता। तीसरा पॉइंट है तुल्यांकी चालकता। इनमें संबंध जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, संबंध इनके बीच जो संबंध होता है जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है मोलर चालकता। मोलर चालकता के बाद कोलराउस का नियम। एवं उनके अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों। उसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव के बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड के बाद है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। बच्चों हमें ये लगता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है यहां से। अब कोलराउस तो ये केमिस्ट्री का बहुत ही चहेता पॉइंट है, कोलराउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। ये लगभग हर एक परीक्षाओं में अगर ये नहीं आए तो इसकी सवालें आ जाएंगी, सवालें नहीं आए तो इसका नियम आ जाएगा, इसका अनुप्रयोग आ जाएगा। और जहां तक मेरा इस बार अनुभव है कि इन दोनों में से एक तो मिलेगा, पक्का मिलेगा देखने को, कोलराउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, आगे चलते हैं सेल का EMF।
सेल का EMF। अगला है, और इन पर सवाल, यानी सभी पर सवाल लगा कर जाना है, यानी सभी पर सवाल लगा कर जाना है आपको। यानी जितने भी पॉइंटेड हैं सभी पर सवाल लगाकर, सब पर सवाल है तो सब पर सवाल लगाकर एक एक दो सवाल लगा कर जाना है। और रूल, ताकि आपको मालूम हो जाए कि किस मेथड से सवाल लगी होगी। ठीक है, सब पर सवाल लगा कर जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पहले नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर आगे जानते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी एवं लक्षण। ये भी वैद्युत रसायन का बहुत चहेता पॉइंट है। इसको आप परीक्षा हॉल में बैठने से पहले या अभी टाइम है, इसको आप पढ़ कर जाइएगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी एवं लक्षण और उपयोग आगे है नेनर्स्ट समीकरण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेनर्स्ट समीकरण। अगला है रेडॉक्स विभव के बाद है अर्धसेल। अर्धसेल के बाद है गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा के बाद है सेल अपक्रिया। बच्चों, हमें जो लगता है इस पर इंपॉर्टेंट सवाल, एक दो सवाल हम बता देते हैं आपको। इस पर जो इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली सवाल है, करा सेल के EMF की गणना कीजिए। सेल के EMF की गणना कीजिए। रिएक्शन दिया है Zn डबल पॉजिटिव। सेल अपक्रिया का सिंबल लगाएंगे, कॉपर डबल पॉजिटिव। यहाँ इसकी सांद्रता 1 m है, ये भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ इसकी सांद्रता 1 m है और रिएक्शन का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे कॉपर। ठीक है बच्चों, जबकि E0 Zn डबल पॉजिटिव बाई Zn तथा कॉपर डबल पॉजिटिव बाई कॉपर के मान क्रमशः -0.76 वोल्ट तथा +0.34 वोल्ट हैं। इनकी सांद्रता 1 मोलर है। ठीक है बच्चों, ये हमें जो लगता है कि इम्पोर्टेंट सवाल है, ये मैं बताया हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अब अगले चैप्टर बलगतकी की ओर चलते हैं, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, अब जानेंगे तीसरा पार्ट, रासायनिक बलगतकी
इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। रासायनिक बल गतिकी इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। पहला है बल गतिकी का पहला टॉपिक है अपक्रिया का वेग एवं प्रकार। ठीक है, जिसमें आपका तात्कालिक अपक्रिया का वेग, औसत अपक्रिया का वेग, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और दूसरा है आपका तापीय गुणांक, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तापीय गुणांक इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ कर जाइएगा, तापीय गुणांक। उसके बाद है अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि ये भी बच्चों इम्पोर्टेंट है, अपक्रिया की कोटि। उसके बाद शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया। उसके बाद है प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया एवं सवाल। जो शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया पर सवाल लगा कर जाइएगा। बाकी हमें जो लगता है हम इम्पोर्टेंट अपनी तरफ से हम जितनी भी सवाल होंगे हम सब कराएंगे इम्पोर्टेंट, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया पर सवाल लगा कर जाइएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, यानी एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद है अपक्रिया की कोटि और आणविकता। अपक्रिया की कोटि और आणविकता, बच्चों जिसे ये भी बलगतिकी का चहेता पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर पहुंचता है, लगभग किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, 5-6 अंतर आपको बताना है, या जितने जानते हो उतने अंतर आपको लिख कर आना है। कौन कौन सा अपक्रिया की कोटि और आणविकता, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप पढ़ कर जाइएगा। आगे चलते हैं, आभासी या छद्म एकणुक अपक्रिया, आभासी या छद्म एकणुक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ सवालें हैं उनको अभी हम नोट कर यहाँ लिखेंगे, जो कि आ सकते हैं परीक्षा में। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे सवालों के विषय में चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, इरेज करके इनके सवालों के विषय में चलते हैं, देखते हैं फिर आगे। बच्चों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया था, इसको भी देख लेते हैं। अपक्रिया का
का वेग एवं इनको प्रभावित करने वाले कारक, इनको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब कुछ सवालें हैं, इन सवालों को देख लेते हैं हम, जो कि हमें लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनको जरूर पढ़कर जाइएगा, लगा कर जाइएगा। एक प्रथम कोट की अपक्रिया, एक प्रथम कोट की, एक प्रथम कोट की अपक्रिया, एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अपक्रिया, कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, 90% पूर्ण हो जाएगी। कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय, 99% पूर्ण करने में लगा समय, 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अपक्रिया को 90% पूर्ण करने में 90% पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है, दोगुना होता है। बच्चों अभी और सवालें हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवालें हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे कुछ और सवालें हैं, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। देखते हैं बच्चों, तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल, तीसरी सवाल है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया का 3/4 भाग, 3/4 भाग पूर्ण होने में
पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, अर्ध अपक्रिया, अर्ध अपक्रिया के पूर्ण करने में लगे समय, करने में लगे समय का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल चौथी लिखिएगा, सिद्ध कीजिए कि नहीं, सिद्ध करने वाली नहीं है, आगे चलते हैं। किसी प्रथम कोट की अपक्रिया, किसी प्रथम कोट की अपक्रिया किसी प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए, के लिए सिद्ध कीजिए, किसी प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अपक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगे समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है, 10 गुना होता है। तो ये हमको सवाल इम्पोर्टेंट लगती है, इसको आप पढ़कर जाइएगा। अभी नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला चैप्टर DF ब्लॉक शुरू करते हैं, उसके बाद उपसा संयोजन यौगिक के स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सेकंड केमिस्ट्री में जो बचा है इंपॉर्टेंट उसको देते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आपका है DF ब्लॉक के तत्व, जानेंगे D एवं F ब्लॉक, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, कौन कौन सा है। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका D ब्लॉक के तत्वों के लक्षण, D ब्लॉक के तत्वों के लक्षण। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है यह ब्लॉक के तत्वों के लक्षण, यह ब्लॉक के तत्वों के लक्षण। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है लैंथेनाइड संकुचन, इस पार्ट से हमें लगता है 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आप पढ़कर जाइएगा। फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर है उसके बारे में बताते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट आपका है जो कि फर्स्ट केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, उपसहसंयोजी यौगिक। तो जानते हैं उपसहसंयोजी यौगिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट, सहसंयोजन यौगिक। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं हम, इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है लिगेंड,
लिगेंड पढ़कर जाइएगा बच्चों। लिगेंड जिसमें आपका आता है एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड। दूसरा आता है द्विदंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड। तीसरा आता है उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड। उसके बाद आवेश के आधार पर लिगेंड, आवेश के आधार पर लिगेंड, आवेश के आधार पर लिगेंड। उसके बाद संकर आयन, संकर आयन। उसके बाद उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या। वो भी उदाहरण और इनके उदाहरण, ठीक है। उसके बाद प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक। उसके बाद समावयवता, समावयवता। समावयवता में आपको पढ़ना है प्रकाशिक, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। आयनन समावयवता, आयनन समावयवता के बाद ध्रुवण समावयवता, ध्रुवण समावयवता। उदाहरण सहित, उदाहरण सहित आपको पढ़कर जाना है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें आपको बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी। दूसरा है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। और तीसरा है बर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि उपसा संयोजन यौगिक से आईयूपीएसी आता है, जो हर एक साल आपका आता है, इस बार भी आएगा। इसमें वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएसी, आईयूपीएसी। इसको आप जितना हम पढ़ाए हैं उतना आप पढ़ कर जाइएगा, कुछ एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा आप अलग से भी, उतना ही पढ़ लीजिएगा, बहरहाल काफ़ी है। आईयूपीएसी भी पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए। फिर आगे कुछ सेकेंड केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको बताते हैं। फिर आगे कुछ बच्चों की ख्वाहिश थी कि कुछ नाम वाले रिएक्शन बता दें, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, एक इसमें और छूट गया है, एक इसमें और छूट गया है, लिख लीजिए उसको। सिडबिक की अवधारणा, सिडबिक की अवधारणा, इसको भूल रहे थे, सिडबिक की अवधारणा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सिडबिक की अवधारणा। नोट इसको भी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सेकेंड केमिस्ट्री में जान लेते हैं। तो पहला लिखिएगा, जो हमको मोस्ट इंपोर्टेंट लगता है, प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक,
प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद के परीक्षण जो हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद के परीक्षण। आगे चलते हैं। फेहलिंग विलयन सिर्फ अभिकर्मक फेहलिंग विलयन सिर्फ अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक। उसके बाद है मोलिस परीक्षण। मोलिस परीक्षण के बाद लिखेगा आरएनए में उपस्थित क्षारक, आरएनए सीधे से आरएनए डीएनए, ठीक है। और इसकी संरचना इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद ग्लूकोज की संरचना। इसमें ग्लूकोज फ्रैक्टोज जो पढ़ाए थे बच्चों उसकी भी संरचना पढ़ लेना, डीएल विन्यास भी पढ़ लेना। जैसा कि हम क्लास में भी बताए थे कि डीएल विन्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसकी संरचना बनाइए। तो ग्लूकोज की संरचना, उसके बाद है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना। बच्चों ये हमको लगता है प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना का मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना। उसके बाद एमिनो अम्ल के बाद प्रोटीन और उसकी उपयोगिता, प्रोटीन एवं उसकी उपयोगिता। उसके बाद बच्चों पेप्टाइड और पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड एवं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड एवं पेप्टाइड बंध, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप पढ़कर जाइएगा। जिसमें से आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद के परीक्षण, जिसमें से विक्टर मेयर परीक्षण भी करवाए थे, विक्टर मेयर परीक्षण, और कई सारे थे परीक्षण, उनको भी ल्यूकास भी परीक्षण इसी के अंतर्गत आता है, ल्यूकास परीक्षण इसी के अंतर्गत ही आता है। इन सारे परीक्षणों को आप पढ़कर जाइएगा, आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से ये भी पढ़कर जाना प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना। अब बच्चों की जो ख्वाहिश थी कि कुछ नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट बचे थे, उन नेमिंग वाले रिएक्शनों को हम करा देते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। में पहला था एस्टरीकरण अभिक्रिया, पहला था एस्टरीकरण
अपक्रिया, स्टरीकरण अपक्रिया। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि एस्टिक अम्ल की क्रिया यानी एस्टिक अम्ल की अपक्रिया एथिल एल्कोहल के साथ, एस्टिक अम्ल की अपक्रिया एस्टिक अम्ल CH3COOH, ये क्या रहा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है। तो एस्टिक अम्ल की अपक्रिया एथिल एल्कोहल के साथ, एथिल एल्कोहल C2H5OH के साथ जब कराते हैं तो यहाँ उपस्थिति है बच्चा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो बनता क्या है बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर के OH के पास जाता है और C2H5 जो है इस CH3COO के पास आता है। तो बनता क्या है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस H2O, इसे बच्चों कहते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ये क्या है बच्चों, जल। और ये क्या है बच्चों, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो बच्चों ये जो अपक्रिया होती है इसी अपक्रिया को बोला जाता है एस्टरीकरण। तो इसको आप नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब दूसरी अपक्रिया जो थी, तो पहली अपक्रिया बच्चों की ख्वाहिश थी एस्टरीकरण की, दूसरी जो अपक्रिया है, दूसरी अपक्रिया का नाम है डाउ अपक्रिया, डाउ अपक्रिया या डाउ प्रक्रम, डाउ अपक्रिया। डाउ अपक्रिया में होता क्या है बच्चों कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, इसे कहते हैं बच्चों क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब पर ATM पर जब कराते हैं तो फिनॉल C6H5 फिनॉल प्राप्त होता है और NaCl यानी लवण प्राप्त होता है, यानी फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह जो अपक्रिया होता है बच्चों, यह है डाउ अपक्रिया या डाउ प्रक्रम। आप इसे नोट कर लेंगे, फिर आगे दो तीन और बच्चों की ख्वाहिश थी कि दो तीन रिएक्शन और है उनको बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों जो हमारा तीसरा रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन है स्वार्ट अपक्रिया, स्वार्ट स्वार्ट अभिक्रिया। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि मेथिल क्लोराइड CH3Cl, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात मेथिल फ्लोराइड यानी Cl के स्थान पर फ्लोरीन आ जाएगा, यानी कि प्रतिस्थापन अपक्रिया है।
और Cl जो है Ag के साथ चला जाएगा। CH3F प्लस AgCl प्राप्त हो जाता है, यानी मिथिल क्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड, ये है आपका मिथिल फ्लोराइड, ये है सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये बच्चों ये अपक्रिया है स्वार्ट अपक्रिया। अगली जो अपक्रिया है बाल्ज स्कीमन अपक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाल्ज स्कीमन अभिक्रिया, तो बाल्ज स्कीमन अपक्रिया में होता क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड N2Cl, बच्चों इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया जो है बच्चों फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ HbF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बोरान ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे म्यूरिएटिक अम्ल या खनिज अम्ल भी कहा जाता है। यह है फ्लोरोबोरिक अम्ल, ये आपका है फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। आपका बोरान ट्राइफ्लोराइड है, नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यह जो अपक्रिया है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे बोला जाता है बाल्ज स्कीमन अपक्रिया। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़कर जाइएगा। जहां तक मेरा अनुभव है आ सकता है पेपर में, नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट दो अपक्रियाएं और हैं बच्चों, उनको जान लेते हैं कौन कौन सी अपक्रिया है। अगली अपक्रिया है आइडोफार्म अपक्रिया। आइडोफार्म अपक्रिया के विषय में जानेंगे। एसिटल्डिहाइड का सूत्र लिख लेंगे, CH3CHO। एसिटल्डिहाइड की क्रिया आयोडीन के 3 अणु के साथ, 3 मॉलिक्यूल के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल के साथ कराने पर, यानी जब कराया जाता है, यानी एसिटल्डिहाइड आयोडीन के 3 अणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल के साथ जब कराते हैं तो आइडोफार्म CH3 आइडोफार्म प्राप्त होता है। आइडोफार्म के साथ साथ सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। सोडियम फार्मेट के बाद सोडियम आयोडाइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं, सोडियम आयोडाइड के 3 अणु और जल के 3 अणु प्राप्त होते हैं,
इसी अपक्रिया को कहा जाता है आइडोफार्म अपक्रिया। ये आपका भैया है क्या बच्चों? एसीटैल्डिहाइड है, एसीटैल्डिहाइड। ये बच्चों आपका है आइडोफार्म, आइडोफार्म। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइन संघनन अपक्रिया। बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। बेंजोइन संघनन अपक्रिया के विषय में, इसमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड के डबल अणु की अपक्रिया C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड के डबल अणु की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको हीट जब किया जाता है तो बेंजोइन प्राप्त होता है, C6H5CHOH और COC6H5, इसे कहा जाता है बेंजोइन, बेंजोइन। ठीक है, और इसे कहा जाता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। यह अपक्रिया बच्चों बेंजोइन संघनन अपक्रिया कहलाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़कर जाइएगा। बस आज इतना ही, हमें जितना इम्पोर्टेंट कराना था हम करा दिए हैं, और थोड़ा आप लोग भी मेहनत करके जाइएगा। और मेरा जहाँ तक अनुभव है, आपको जितना इम्पोर्टेंट कराएं इसी में से सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलेगा। यानी आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही।